सोंगजिन अपने कमरे में अकेले बैठा है, अपनी मंगेतर सुयोन का वीडियो देख रहा है। उसका चेहरा स्क्रीन पर छा जाता है क्योंकि वह आराम से घोषणा करती है कि वह जर्मनी जा रही है और उनकी शादी को रद्द कर रही है। जाहिर है कि अब वे एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं रहे। शेंजन की ठंडक मुख्य समस्या है। उसने उसे बताया कि वह व्यक्तिगत रूप से बताने की योजना बनाई थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटाई। इसके बजाय इस वीडियो के माध्यम से खबर देने का फैसला किया। सोंगजिन का दिल घबराता है जबकि वह देखता है। शब्द उसे मुक्के की तरह लगते हैं, लेकिन उसका एक हिस्सा सोचता है शायद वह सिर्फ अधिक प्रतिक्रिया कर रही है। आखिरकार सुयोन कुछ हद तक स्वकेंद्रित हो सकती है। उसे यह महसूस हो रहा है कि इस कहानी में कुछ और है और उसे खुद ही इसका समाधान ढूंढना होगा। दिन बीतते हैं और सोंगजिन का जीवन आगे बढ़ता है। वह फिर से संगीत का निर्देशन कर रहा है। उसके मन में अभी भी ब्रेकअप का बोझ है। जब उसकी शिफ्ट समाप्त होती है तो वह हैयान के घर जाता है, जो सुयान की माँ और उसके बॉस हैं। वे दोनों सुयों के अचानक जाने पर चर्चा करने बैठते हैं। उसके जाने के 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसकी चीज़ें अभी भी घर पर हैं। कुछ सही नहीं लगता और वे दोनों ये सोचने लगते हैं कि क्या वह वास्तव में जर्मनी भी गई है। शायद वह किसी होटल में बंद हो गई है टकराव से बचने के लिए। लेकिन एक बड़ी समस्या है। सुयोन सोंगजिन के संगीत समूह का हिस्सा थी। उसके जाने के साथ उन्हें जल्द एक स्थानापन्न चाहिए। शियांग जेन ने आशा करते हुए कुछ और दिन इंतजार करने का सुझाव दिया, लेकिन हायान मजबूत है। अब निर्णय लेना जरूरी है और वह इंतजार नहीं कर रही है। सियोंग जिन के पास इसके साथ चलने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसके बाद वह मिजू से मिलता है, जिसे सुयोन की जगह भरने के लिए चुना गया है। वह सुयोन की पुरानी स्कूल जूनियर है और उसके रिज्यूम को जल्दी देखने के बाद सियोंग जिन उससे कहता है कि वह उसे अपनी क्षमताएं दिखाए, लेकिन अपने वाद्य यंत्र बजाने की बजाय मिजू घबराकर कहती है कि यह टूट गया है और उसे अपने प्रदर्शन की रिकॉर्डिंग के साथ एक फ्लैश ड्राइव सौंपती है। फिर वह कुछ काम निपटाने का बहाना करके बाहर चली जाती है। उस शाम सियोंग जिन रिकॉर्डिंग सुनता है और मिजू की तकनीक से प्रभावित हो जाता है और उसके आत्मविश्वासी रवैये से। उसकी प्रतिभा से इतना प्रभावित होकर वह कोई समय नहीं बर्बाद करता। बिना किसी देर किए वह सीधे उसके घर जाता है ताकि उसे समूह में जगह देने का प्रस्ताव रख सके। अगली सुबह मिजू ने अपनी पहली प्रैक्टिस के लिए सियोंग जिन के साथ जुड़ गई। इसके बाद सियोंग जिन, हायान और समूह के बाकी लोग उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं। कुछ अभी तक उसकी पूरी सराहना नहीं कर रहे हैं, लेकिन सियोंग जिन मन्नत है कि उसने पहले दिन बेहतरीन प्रदर्शन किया। प्रैक्टिस के बाद मिजू की कार खराब हो जाने से स्थिति बदल जाती है। सियोंग जिन हस्तक्षेप करता है और उसे घर तक ले जाने की पेशकश करता है, लेकिन फिर अप्रत्याशित रूप से वह तेज मोड़ लेता है और इसके बजाय एक रेस्तरां की ओर बढ़ता है। पता चलता है कि वे दोनों भूखे हैं। जैसे ही वे अपना भोजन शुरू करते हैं, बाहर जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। यह एक आरामदायक, लगभग अंतरंग माहौल बना देता है। हाथ में वाइन का ग्लास लेकर उनके बीच बातचीत स्वाभाविक रूप से बहती है, आरामदायक और सहज। बाद में जैसे ही शियोंग यंगजन अपनी कार में बैठता है, शराब के प्रभाव महसूस करते हुए, वह खुद को मिजू के अभ्यास सत्र की याद में पाता है। 2 बार सोचे बिना वह उसे अधिक शराब के लिए अपने स्थान पर आमंत्रित करता है। मिजू सहमत होती है और थोड़ी देर में वे उसके अपार्टमेंट में होते हैं, एक और दौर के शराब साझा करते हुए, जो अधिक बातचीत के माध्यम से शुरू होता है। धीरे धीरे उनके बीच गहरा संबंध बनता है। अगले सुबह काम पर हियेयोन ये महसूस नहीं कर पा रही है कि सुयोन के साथ कुछ तो गलत है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि सुयोन वास्तव में भाग गई। ये बस अजीब है। सुयोन ने तो अपनी क्रेडिट कार्ड भी नहीं इस्तेमाल की है। ये उसकी आमतौर पर की तरह नहीं है। शांगजिन इसे टालने की कोशिश करता है, सुझाव देते हुए कि शायद सुयोन बस हर चीज से, यहाँ तक कि उनकी शादी से भी, संबंध काटने के बारे में गंभीर है। लेकिन फिर स्योंगजिन को मिजू से संदेश मिलता है। ये संक्षिप्त सीधा है। कल रात को भूल जाओ, वह इसे एक गलती कहती है और उसे चेतावनी देती है कि अगर वे इसे जारी रखें तो चीजें खराब हो सकती हैं। तो उसने कहा कि उन्हें ऐसे ही एक दूसरे से संपर्क करना बंद करना चाहिए। घर पर वापस होते हुए शियांगजिंग मिजू को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा है। विचार लगातार घूमते रहते हैं और इससे पहले कि वह जान पाता, वह उसका नंबर डायल कर देता है। जब वह फोन उठाती है तो वह एक शब्द नहीं कहता। इसके बजाय वह सिर्फ पियानो बजाता है। मिजू चुप रहते हैं, जिससे संगीत उनके बीच की जगह को भर देता है। यह मौन एक और मुलाकात और स्वाभाविक रूप से एक और अंतरंग क्षण की ओर ले जाता है। अगली सुबह सब कुछ शांत रहता है जब तक कि मिजू नहाते समय अचानक चिल्ला नहीं देते। सोंगजिन अचानक से उठते हैं, घबराहट छा जाती है। वह बाथरूम की ओर दौड़ते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। मिजू इसे खारिज कर देते हैं, कहते हैं पानी बस ज्यादा गर्म हो गया। लेकिन सोंगजिन इतना यकीन नहीं करते। दृश्य 3 महीने पहले की ओर बदल जाता है, जब शांगजिन और सुयान मजबूर थे, अंततः सियोल में अपने नए घर में बसते हुए, उनकी शादी की तैयारियों में लिप्त। हवाई अड्डे पर सोंगजिन को यह पता नहीं था कि मिजू भी वहां थे। जोड़े के लिए घर की चाबियां ला रहे थे। जबकि मिजू का इरादा अच्छा था, सुयोन उनकी अचानक उपस्थिति को लेकर पूरी तरह खुश नहीं थी, खासकर क्योंकि उन्होंने सोंगजिन से इसे छुपा कर रखा था। खुद घर का कुछ इतिहास था, ये स्कूल के उनके पुराने शिक्षक का था और अब सुयोन ने इसे खरीद लिया था, देते हुए
गृह स्वागत पार्टी के दौरान सुंगजिन खुद को रसोई में पाया, कुछ गिलास साफ कर रहे थे। तभी हयान ने यह मतवाला नहीं कर पाया कि वह कितना भरोसेमंद है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सुंगजिन जानता था कि उसने उसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली है। उस रात बाद में जब सुयों और सुंगजिन बिस्तर पर लेटे थे तो उन्होंने अपनी हनीमून योजनाओं के बारे में बात की, लेकिन सुंगजिन वास्तव में उपस्थित नहीं था, उसका मन कहीं और था। वह अकेले बाहर निकला, स्पष्ट रूप से गहरी सोच में। प्रैक्टिस के अगले दिन सुयंग को यह नहीं भाता कि उसने सुंगजिन को एक महिला वायलिन वादक से बात करते देखा और उसके अंदर ईर्ष्या उमड़ने लगी। जब वे घर पहुंचे तो उसने उनसे सामना किया, लेकिन सुंगजिन ने इसे जल्दी ही बर्दाश्त कर लिया, उसे आश्वस्त करते हुए कि यह सिर्फ एक सामान्य बातचीत थी, लेकिन वास्तव में यही समस्या नहीं थी। सुयों ईर्ष्या नहीं कर रही थी, वह निराश थी। सुंगजिन हमेशा दूसरों के साथ खुशमिजाज रहते थे, फिर भी वह उसके साथ दूर और ठंडे रहते थे। अंततः सुंगजिन ने खुलासा किया कि वह इतना दूर क्यों रहा। उसने स्वीकार किया कि उसे लगा कि वह सुयों के जीवन में एक कठपुतली है, उसके और उसके परिवार द्वारा बिना उससे परामर्श किए गए सभी निर्णयों के साथ। अगले दिन सुयों ने मिजू से एक कैफे में मुलाकात की। कॉफी पीने के कुछ घूंट बाद सुयों ने अपने सुंगजिन के प्रति चिंताएं साझा करने से नहीं रुक सका। हाल ही में उसने उनके बीच दूरी महसूस की थी। एक त्वरित बातचीत के बाद सुयू ने मिजू से उनके घर के एक छिपे कमरे की चाबी मांगी। शरारती मुस्कान के साथ उसने मिजू को इसे खोलने में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। वे कमरे में पहुंचे तो वह अपेक्षा से कहीं बड़ा और विस्तृत था। यह जगह तब से थी जब उनके पुराने शिक्षक ने घर का मालिकाना हक रखा था, और बचपन में वे जब भी मौका मिलता खेलने के लिए अंदर छुपकर जाते थे। ये समय में वापस लौटने जैसा था। जब वे कमरे से निकले तो सुइयों ने सोंगजिन के लिए वह विदाई वीडियो फिल्माया जिसे आपने फिल्म की शुरुआत में देखा था। लेकिन यहाँ है मोड़। ये सब एक मजाक का हिस्सा था। सुइयों ने बिल्कुल भी देश नहीं छोड़ा था, उसने सिर्फ अभिनय किया था, देखने के लिए कि शियांगजिन कैसे प्रतिक्रिया देंगे। वह हमेशा उसके प्रति दयालु रही थी और हाल ही में उसने जो ठंडक दिखाई थी उससे वह निराश थी। यह उसे सीख देने का उसका तरीका था। योजना थी गुप्त कमरे में 3 दिनों तक छिपने की, इसके लिए पर्याप्त भोजन लाना। हालांकि सुइयों ने एक बात का ख्याल नहीं रखा, कमरे में कोई सिग्नल नहीं था। उसने निश्चित रूप से नहीं सोचा था कि चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। जैसे ही सोंगजिन ने उसका विदाई वीडियो देखा, सुइयों इसे रोक नहीं सकी। थोड़ा सा संतुष्ट महसूस कर सके उनके प्रतिक्रिया पर, लेकिन अपने छुपने में एक भी दिन नहीं हुआ, चीजें मोड़ ले गईं। उसने निकलने की कोशिश की, केवल ये पाते हुए कि दरवाजा नहीं हिल रहा था। वह फंसी हुई थी। जैसे ही उसने दरवाजे पर खड़खड़ाया और शियांगजेन को चिल्लाया, घबराहट फैल गई, लेकिन उसकी आवाज उसे नहीं पहुंच पाई। उसने खाने के लिए कमरे में कुछ खोजा और झट से इंस्टेंट नूडल्स के एक बॉक्स पर पहुंच गई। वे पुराने, फफूंद से ग्रसित और स्पष्ट रूप से समाप्त हो चुके थे, लेकिन भूख में उसे परवाह नहीं थी। उसने सावधानी से उन्हें साफ किया और खा लिया। यह छोटे दमयुक्त कमरे में उसकी एकमात्र जीवन रेखा थी। फिर जब उसने सोचा कि चीजें और भी खराब नहीं हो सकती थीं, उसने मिजू को घर में प्रवेश करते देखा। लेकिन वह कैसे अंदर आई? जियांगजिन वहां थे। जैसे ही यह बात उसने महसूस की, उसका दिल डूब गया। मिजू को ठीक ठीक पता था कि सोयों कहाँ हैं और उसने कुछ नहीं किया था। सत्य जानने में सोयों को ज्यादा समय नहीं लगा। मिजू के खराब इरादे थे। उसने जियांगजिन के घर में होते हुए घर में प्रवेश करने की हिम्मत भी दिखाई थी। मिजू ने उसका मजाक उड़ाने पर सोयों के संदेह पुष्ट हुए कि क्या वह अपनी आजादी के बदले उसे माफ कर दें। सोयों ने एक छोटा संकेत दिया, उसकी उंगलियां कंपी कर मिजू को आगे बढ़ने की अनुमति दी। लेकिन मिजू के पास चीजें सही करने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसके बजाय उसने कुछ ऐसा किया जो सुइयों का जीवन हमेशा के लिए प्रेत बन जाएगा। बेचैन सुइयों केवल सुन सकती थीं जैसे मिजू और सोंगजिन ने एक ऐसी सीमा पार कर दी जिसने उनके सभी धारणाओं को तोड़ दिया। फिर दृश्य में 7 महीने पहले की फ्लैशबैक दिखाई गई, जब सुइयों ने मुझे उनके घर के नवीनीकरण की निगरानी करने का कार्य सौंपा था। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था जब एक दिन उनका पुराना शिक्षक, जो घर के पिछले मालिक थे, आगे आया। जैसे ही वे घर के माध्यम से चले, अतीत की यादें फिर से जगमगाईं। उसने सामान्य रूप से उल्लेख किया कि वह हमेशा सुइयों के बारे में जानती थी और मिजू छुपे कमरे में चोरी छिपे जा रही है। शुरू में उसने सोचा कि वे सिर्फ बचपन के दोस्त हैं जो मजे कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ उसने महसूस किया कि उनका बंधन कुछ गहरा था। अब वर्तमान पर आएं। नवीनीकरण पूरा हो चुका था और सुयोन अंततः घर लौटने वाली थी, लेकिन उसी समय जब मिजू ने सोचा कि वह आराम से सांस ले सकती है, सुयोन ने फोन किया और एक चौंकाने वाली खबर दी कि वह अपने मंगेतर सोंगजिन के साथ घर आ रही है। और अब वर्तमान में सुयोन ने खुद को फंसा हुआ पाया। हिल नहीं पा रही थी, अपने दुहक में जकड़ी हुई। जहां से वह खड़ी थी वह असहाय थी। उसने देखा कि मिजू और शुंजिन और भी करीब हो गए। उनके साथ चुराए गए पल उसे पेट पर मुक्का मारने जैसा महसूस हो रहे थे। अगले दिन मिजू ने फिर से सुयोन का सामना किया और सीधे तौर पर बताया कि वह सोंगजिन, उसका जीवन, उसका प्यार और सब कुछ ले लेगी। सुयोन क्रोधित होकर ने हार मान ली थी। बिना कोई चेतावनी दिए उसने शॉवर का तापमान बढ़ाकर इसे तेज गर्म कर दिया। मिजू ने चिल्लाया जब गर्मी उसे लगी, पानी बंद करने के लिए जल्दी की।
मिजू के निकल जाने के बाद सोंगजिन ने बाथरूम की जांच के लिए एक पंपर को बुलाया। पंपर ने देखा लेकिन कुछ भी गलत नहीं पाया। जैसे ही वह और शियांगजिन स्थिति के बारे में बातचीत कर रहे थे, सुयान ने फिर से मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं, उसकी आवाज़ अनसुनी रह गई। हालांकि पंपर ने कसम खाई कि उसने कुछ सुना, सिर्फ एक फुसफुसाहट, जैसे एक भूत। उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन फिर नल अपने आप चालू हो गया, जिससे वह घबराकर डर के मारे कमरे से भाग गया। इस बीच जियोंग जिन हेयान के साथ थे, जो यह विश्वास करने में दिन ब दिन अधिक आश्वस्त हो रही थीं कि सुयान गायब हो गई हैं। वह यह महसूस नहीं कर पा रही थीं कि कुछ गंभीर रूप से गलत है। घबराहट में उसने अपनी बेटी की लापता रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई। अधिकारियों ने सुयोन के घर से खोज शुरू की। उन्हें यह पता लगाना था कि क्या जियांग जिन का उसकी गायब होने में कोई संबंध था, लेकिन सोंगजिन संदिग्ध व्यवहार नहीं कर रहे थे। उसे वास्तव में क्या हो रहा था इसका भी पता नहीं था और किसी भी आरोप से बेगुनाह कर दिया गया। दिन बीते और सुयोन बंद रहे, उनकी किस्मत अभी भी अनिश्चित थी, जबकि सोंगजिन और मीजू ऐसे ही चलते रहे जैसे कुछ नहीं बदला हो। एक दिन मीजू के घर सोंगजिन ने कुछ अजीब देखा। उनके दरवाजे के लॉक का पासवर्ड सुयोन की जन्मतिथि के समान था। उसकी जिज्ञासा ने उसे हरा दिया, इसलिए उसने उससे इसके बारे में पूछा। मीजू ने सिर्फ कंधे उचकाए और बताया कि यह पुराने मालिक का पासवर्ड था, कुछ ज्यादा नहीं। जब सोंगजिन काम पर थे तब हाये-योन वहां आ गईं। उन्होंने सुयोन के विदाई वीडियो में कुछ अजीब बात की और संकेत किया। उन्होंने इसे फिर से चलाया और तभी उन्होंने दर्पण में एक अतिरिक्त हाथ देखा। इसका मतलब था कि सुयोन रिकॉर्ड करते समय अकेली नहीं थी। सोंगजिन तुरंत असहज महसूस करने लगे। नजदीकी देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह मिजू का हाथ था। उस पर उसकी हमेशा वाली कंगन से पहचान हो गई। उसके अंदर कुछ सही नहीं होने की भावना थी, लेकिन उसने अभी तक हाइयों से इसे नहीं बताया। उसने अभी के लिए इसे अपने तक सीमित रखने का फैसला किया। बाद में उसने रसोई में अंगूर धोते समय मिजू से सामना किया। एक शांत पल में उसने सुइयों की जन्मतिथि से फोन अनलॉक किया। अंदर उसे ऐसे संदेश मिले जिन्होंने उसे पूरी तरह चकरा दिया, और मिजू के बीच आपसी भावनाएं थीं। यह एक बड़ा झटका था, लेकिन सोंगजिन ने शांत बने रहे। उसने सीधे मिजू से पूछा कि सुइयों कहाँ है, लेकिन मिजू ने सब कुछ नकार दिया। उस रात घर पर सोंगजिन इस भावना को दूर नहीं कर सका कि कुछ गड़बड़ है। उसने नल के खुलने बंद होने की आवाज़ सुनी, जिससे उसे बेचैनी हुई। फिर उसे समझ में आया, कोई उसकी ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। उसने वहां किसी से पानी फिर से चालू करने को कहा। जब नल ने प्रतिक्रिया दी तो उसका दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। उसने फिर से पूछा और निश्चित रूप से पानी चालू हो गया। उसका मन तेजी से काम करने लगा। सुइयों अभी भी घर में थी। एकमात्र समस्या यह थी कि उसे नहीं पता कि वह कहाँ है। सोंगजिन आखिरकार वास्तविकता में लौट आए। सुइयों शीशे के पीछे थी। उसने इसका पता लगा लिया था, लेकिन जैसे ही वह इसे खोलने वाला था, कुछ ने उसे रोका। एक भयानक विचार ने उसे घेर लिया। सुइयों ने सब कुछ देख लिया था। उसकी मिजू के साथ पूरी तरह धोखा शामिल था। इस सब का बोझ उसे भारी महसूस हुआ। अगर उसने अब उसे मुक्त किया तो वह सोचने लगा कि आगे क्या होगा और क्या वह परिणामों का सामना कर सकता है। इसलिए उसने हिचकिचाया, पल को जाने दिया। इसके बजाय चोंगजिन सीधे मिजू के पास गया। अब जब उसे पता चल गया था कि सुयोन कहाँ थी, सच्चाई छुपाना असंभव हो गया था। मिजू इसे और नहीं छिपा सकी और सब कुछ स्वीकार कर लिया। अब सेयोंगजिन और मिजू एक चौराहे पर थे। अगर वे सुयोन को बाहर जाने देते तो शायद वे जेल में समाप्त हो जाते, लेकिन अगर उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया तो वह जीवित बाहर नहीं आ पाई। घर वापस शेंगजेन ने यह समझने की कोशिश की कि क्या करना चाहिए। जब वह बाद में हेयों से मिला तो उसने उसके प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ गलत था। उसे पता चल गया था कि वह कुछ छुपा रहा है। फिर उसने उससे सवाल किया, क्या तुम्हें पता है कि सुयोन कहाँ है? चौंक कर शियांगजिंग ने जल्दी से इनकार कर दिया, लेकिन हयान को यकीन नहीं हुआ। उसने बताया कि उसका करियर और सब कुछ सोयोन के कारण है। उसके बिना वह बर्बाद होगा। उसके शब्द शोंगजिन को सोयोन वापस लाने का सूक्ष्म धक्का थे। सोयोन को वापस लाने के लिए अचानक से सेओंगजिन के फोन पे सोयोन का मिस्ड कॉल आया। उसी समय मिजू को भी उससे एक संदेश मिला। जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी एक गंभीर समस्या है तो घबराहट छा गई। सोयोन ने किसी तरह से एक नेटवर्क तक पहुंच फिर से प्राप्त कर ली थी, जिसका मतलब था कि उनका रहस्य किसी भी पल उजागर हो सकता है। अब कोई विकल्प नहीं था। उन्हें मिलकर यह तय करना पड़ा कि क्या करना है। जब वे आखिरकार मिले तो मिजू हिचकिचाई। क्या वे सच में सब कुछ होने के बाद सुयों को आज़ाद कर सकते थे? लेकिन सियोंगजिन ने डगमगाया नहीं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, अगर मिजू ने दरवाज़ा नहीं खोला तो वह सीधे पुलिस के पास गया, बस इतना ही काफ़ी था। मिजू मान गई, जबकि हयान के कार्यस्थल पर कुछ ठीक नहीं था। उसने देखा था कि सियोंगजिन काम पर नहीं आया था और जो कुछ भी हो रहा था उसके साथ वह चीज़ों को समझने लगी थी। सियोंगजिन और मिजू ने आखिरकार घर पर उस छुपे हुए दरवाजे को खोलने में कामयाबी हासिल की। जब वे अंदर गए तो उन्हें घबराहट हुई। क्या सुइयों पहले ही मर चुकी थी? लेकिन फिर अचानक सुइयों जीवित हो उठी, मिजू को जोर से पकड़ते हुए।
जिससे मिजू को लगा कि वह पूरी तरह से हार चुकी है। एक निराशाजनक जल्दबाजी में मिजू ने सियोंगजिन से सिर्फ सुइयों को छोड़ जाने की विनती की, लेकिन वह इसे किसी तरह मंजूर नहीं कर रहा था। उसने सुइयों का पक्ष लिया, मिजू को उसे कुछ भी नहीं समझकर रास्ते से धकेल दिया। सियोंगजिन और सुइयों ने बिना किसी परेशानी बस चले गए, मिजू को फर्श पर पूरी तरह से छोड़कर। बाद में जब सियोंगजिन सुइयों के लिए खाना लेने बाहर गए तो चीजें एक आश्चर्यजनक मोड़ ले ली। इस बार मिजू ने इस प्रकार खुद को पूरी तरह अंदर बंद पाया था। सुइयों ने उसे चालाकी से फंसा लिया था। हाँ, उसका बदला अब पूरी तेजी से चल रहा था। और बस ऐसे ही सब कुछ सामान्य लगने लगा। सुयोन ने कुछ रिपोर्ट नहीं किया, नहीं, वह ऐसे ही आगे बढ़ी जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। अगली सुबह जियांग जेन जल्दी से गोल्फ खेलने निकल पड़े। जाते समय उन्होंने सुयोन को एक मीठा चुंबन दिया, लेकिन एक बार वह चले गए तो सुयोन ने उस चुंबन को जैसे कभी हुआ ही नहीं मिजाज से हटा दिया। कुछ घंटे बाद सुयोन एक वर्कआउट के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन उनके पास खाना था। ऐसा लगता है कि वह गुप्त कमरे की ओर जा रही थी, जहाँ जहाँ मिजू पहले से ही इंतजार कर रही थी। और सिर्फ इंतजार नहीं, मिजू बेहद खूबसूरत दिख रही थी। इसके साथ कहानी समाप्त हो गई, सब कुछ बीच में ही छोड़ दिया गया। तो कहानी का सबक यह है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड गायब हो जाए तो उसके बदली के साथ डेट ना करें। वह शायद आपकी दीवारों में छुपी हो सकती है और हमेशा चिल्लाने से पहले शावर की जांच करती होंगी, या आप बिना वजह पागल दिखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मूवी एक्सप्लिकेट पर एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।